পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছে লাঞ্চ সেরে আমরা বেরিয়ে পড়েছি সেলুলার জেলের উদ্দেশ্যে। সেলুলার জেল দেখতে যাচ্ছি। অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এখানে অনেক সংগ্রামের সঙ্গে এরা জড়িত প্রত্যেকে। আর আমি আগেও এসেছি, এখন দ্বিতীয়বার যাচ্ছি। হ্যালো বন্ধুরা, আমি সমিতা সাম্রাজ্যের আরেকটি নতুন পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমরা তো গাইড নেবই, তার আগে আমরা এই মিউজিয়ামটা ঘুরে ঘুরে দেখে নিই। 1906 সালে এই কারাগারটি নির্মাণ সম্পন্ন হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বহু বিশিষ্ট আন্দোলনকারী যেমন বটুকেশ্বর দত্ত, উল্লাসকর দত্ত ও বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে এই কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। এখন এই দালানটি জাতীয় স্মৃতিস্মারক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। तो दिख रहा है ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, यानी कि उस समय जितने भी अंग्रेज अफसर रहने के लिए इसी बिल्डिंग को यूज करते थे, इसके रखते थे, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था। अभी गवर्नमेंट ने इसको एग्जीबिशन बनाती है जिसके अंदर आप लोग ये सारे फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं। अभी गाइडेड टूर स्टार्ट होने वाला जा रहा है। जो चेयर आपको लगाया गया यहाँ पे एक गाइड का शॉर्ट ब्रीफिंग होगा जेल के बारे में। पहला स्पॉट ये लेके चलेगा आपको फांसी का। सबसे पहले ये आप लोगों को दिखा के गैलोस यहाँ पे किस तरह से हैंग किया जाता था उसके बारे में बताया जाएगा। जो लंबा से आपको दिख रहा है ये है बॉक्स सारी असल यहाँ पे इनको टॉर्चर किया जाता था, किस तरह का टॉर्चर उसका पूरा ब्रीफिंग इसके अंदर ही करेंगे। पूरा जेल आपको अंदर से दिखाया था कि एक्जैक्टली 40 मिनट्स का ब्रीफिंग रहेगा पूरा जेल का। ये जेल कैसे बना, इसको काला पानी क्यों बोलते हैं, कौन सा विंग बचा है और कौन सा विंग डैमेज हो गया, किस प्रकार से डैमेज हुआ, ये सारे ब्रीफिंग इसके अंदर ही किया जाएगा। अभी गाइडेड टूर स्टार्ट होने वाला है। जो लोग गाइड के साथ जाना चाहते हैं बाहर आ सकते हैं। पूरा जेल आप लोग अंदर से देखने के बाद बाहर जाने का रास्ता आप लोग का यहीं से है। तो अगर आपके पास टाइम है तो लौटते वक्त भी इस सेक्शन को आप लोग देख सकते हो। वैसे बोर्ड में जो भी लिखा हुआ वो गाइड आपको ऑन स्पॉट एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। जो लोग गाइड एग्जीबिशन गैलरी, फ्रीडम फाइटर्स की फोटो गैलरी है। एग्जीबिशन गैलरी में सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। काला पानी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सेटलमेंट्स में अंग्रेज कब आए, जेल के निर्माण कैसे हुई और कैसे इन स्वतंत्र सेनानियों को याद ना दिया गया, रीडिंग सेक्शन है। और उसके बाजू वाले गैलरी में फ्रीडम फाइटर्स की फोटोज है। फ्रीडम फाइटर्स सबसे ज़्यादा बंगाल एंड पंजाब से थे। आज़ादी के बाद उनकी फैमिली से कलेक्ट किया गया तस्वीरों को उस गैलरी के अंदर रखे हुए हैं। जो नहीं देखे रिटर्न में जाते वक्त आप देख पाएंगे। और जेल के एंट्रेंस में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 फ्लेम जल रही है, स्वतंत्र ज्योत और वंदे मातरम ज्योत। दोनों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन ऑयल स्पॉन्सर करती है, नॉन स्टॉप जलता है। वहीं पे स्मारक भी बनी है जो शहीदों के यादगार में बनवाया गया साइन ऑफ सैक्रिफाइस, साइन ऑफ मतलब यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में जितने भी शहीद हुए स्वतंत्र सेनानी उनकी यादगार में बनवाया गया स्मारक, साइन ऑफ सैक्रिफाइस एंड साइन ऑफ 5 विटनेस, ये ब्रिक, ये पीपल ट्री। जेल जहाँ निर्माण है सी लेवल टू 60 to 70 फीट हाइट एक डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। 1893 के समय जंगलों को साफ करने के दौरान सारे पेड़ कट चुके। জেলখানা তৈরির সময় থেকেই এই পিপুল গাছটি রয়েছে যেখানে বন্দীদেরকে বেঁধে বেত্রাঘাত করা হতো। आप देख पा रहे हैं फ्रंट बैक ऐसे 7 इंडिविजुअल ब्लॉक बनवाया गया। इज अ यूनिक डिजाइन एंड ऑल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द सेंट्रल टावर। आप कोई भी ब्लॉक के होंगे उनको जाना है तो केंद्र में जाना है, एग्जिट करना है तो ये 2 ब्लॉक के बीच में से ही बाहर निकलना है। जेल की कंस्ट्रक्शन वर्क 1895 में स्टार्ट हुई, 1906 में कंप्लीट किया गया। उन दिनों एस्टिमेट किया गया 5,17,352 रुपीज। व्हेन दे फिनिश्ड अप मोर देन 7.5 लाख रुपीज विदाउट। বন্ধুরা, এটি একটি ফাঁসির মঞ্চ যেখানে 3 জন দেশপ্রেমীকে একসঙ্গে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো এবং নিচে একটা প্লেট সিস্টেম ছিল যেখানে একটি অন্ধকার কক্ষে গিয়ে পড়তো এবং সেখান থেকে সোজা সমুদ্রে সেটাকে নিক্ষেপ করা হতো। ফাঁসির মঞ্চ এবং পিপল গাছ থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে কঠোর শ্রমের শেড, চেন কাঠামো এবং তেল নিষ্কাশনের ইউনিটগুলো এবার চলো তোমাদেরকে দেখাই। বন্দীদেরকে দিয়ে কি অমানবিক কঠোর পরিশ্রম করা হতো, চলো এখন সেগুলো দেখি। सो अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये जो वर्कशेड इसकी जो स्ट्रक्चर ओरिजिनल है, इसकी रूफ एंड वुडन स्ट्रक्चर न्यूली मॉडिफाई किया गया। इंडोर वर्क एंड आउटडोर वर्क, डेंजरस एंड मोस्ट डेंजरस। जब ब्रिटिश के अगेंस्ट जाते थे, वॉइस रेज करते थे, काम से रिफ्यूज करते थे वैसे लोगों से। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले किया गया जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इज वेरी इजी, बट करने की कार्य बहुत ही टफ थी। सो 1 or 2 कोकोनट तक इसकी जो ऊपर की जो लेयर्स होता है हस्क होता है, इसे रिमूव करना है, सो फिलिंग करना तो वेरी टफ। 1 or 2 कोकोनट ओके, अगेन जैसे करते हैं फोर्सली हिट कर रहे हैं, नारियल स्लिप हो जाएगा तो नीचे रखा गया ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने के समय ये पोर्शन उनकी पूरे घाव हो जाती थी। और इसके ऊपर की जो लेयर्स होता है 1/2 इंच से 2 इंच की होती है। व्हेन दे ट्राई टू स्नैच, जैसे स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था और इसे पानी में सॉफ्ट करने के बाद वुडन आर्मर से पाउंडिंग करना है। पाउंडिंग प्रोसेस में हैंड शोर हो जाते थे, हाथों में छाले पड़ जाते थे और ये जो रेसे होता है नॉर्मली नहीं निकलता। व्हेन दे ट्राई टू स्नैच, स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था। बंच ऑफ कॉर्ड्स कलेक्ट करने के बाद दे हैव टू मेक अ रोप। अब रोप मेक करने के लिए जैसे कॉर्ड्स होती है ऐसे
होते जाएगा। जैसे रिलीज होने के समय ये उंगलियों पे घाव कर जाएगी और रोटेट करने वालों के हाथों में छाले यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, ड्राई कोकोनट 30 पाउंड कोकोनट ऑयल 10 पाउंड मस्टर्ड सीड्स, ये उनके लिए एक टारगेट थी। दे यूज 2 टाइप ऑफ वीट इन द ऑयल ग्राइंडिंग मशीन, दे ट्रीट लाइक ऑक्सन बुल। सॉरी टू से ऑक्सन बुल इज नॉट अ पॉसिबल टू कंप्लीट द वर्क व्हेन दे स्टार्ट ग्राइंडिंग, राउंड एंड राउंड ग्राइंड करने के वक्त रुक जाते थे, पीछे से जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे, उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक का कंप्लीट करना था। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं उनकी पनिशमेंट बढ़ती है। যদি কাজ না করতে পারতো তার পানিশমেন্ট কিরকম ছিল সেটা এখন দেখবো। ऑफर्स उन्हें प्रेजेंट के अंदर जब केज करते हैं उस दौरान उनकी नजरों के सामने करवाया जाता था। अंग्रेज द्वारा इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चलाया जा रहा है, एक इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहा है। सो ब्रिटिश बोल रहे हैं कि ब्रिटिश टू इंडियन मीन्स रिवॉल्ट, इंडियन टू इंडियन मीन्स सेंटिमेंट, ग्रेट प्राउड। और उनकी प्राउडनेस को अंग्रेज कमजोर नहीं कर पाते, उनकी आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी थी, उसे कमजोर करना है, एंड विच इज नॉट यूज्फुल टू द पर्सन, ही पुट इट समथिंग देने। जो चीज उनकी आवश्यकता की नहीं है उनके गले में रहेगी, तो इंटेंशन बदलता है, समथिंग वी आर होल्डिंग इन द नेक, सो इंटेंशन वाइट मींस दैट्स अ क्वेश्चन। अब वाइट के बाद आगे की प्रोसेस आप ट्राई करने के स्टार्ट करने से पहले उनकी विल पावर कमजोर हो जाएगी, एंड समवन विदाउट परमिशन, समवन मेक अ स्लेव अ कंट्री, हमारे गिरवा पे ऐसे जागता है जैसे अग्रेसिव हो जाएंगे, आगे की कार्यवाही परफेक्टली वो कर नहीं पाएंगे। वीडियो के साथ लाते थे ताकि वो रास्ते से ना एस्केप कर जाए। सेकंड पनिशमेंट बार फीडर, स्ट्रेट रॉड, थर्ड वन क्रॉस द फीडर, जिसमें चल ही नहीं पाते थे और यहाँ पे नी को मोड़ नहीं पाएंगे, और इन तीनों स्थिति में जैसे काम करवाया जाता था। ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन इसके अलावा बाहर, और उनकी पनिशमेंट की यूनिफॉर्म जूट, साख, बोरे का तेज धूप के समय उनके शरीर पूरे जख्म हो जाए, दूसरों के साथ कंपेयर करते वक्त अलग से पहचानना आएगा। 1858 থেকে 1947, 89 বছর ভারতের পূর্ব প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের মাঝে অবস্থিত এক ফোঁটা ভূখণ্ড আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। 89 বছর ধরে সেখানে লেখা হয়েছে নির্মমতার চরম ইতিহাস। সেই ইতিহাসই ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের পাতায় আন্দামানের সেলুলার জেলকে অক্ষয় করে রেখেছে। পরিসংখ্যান বলছে সেলুলার জেলে মোট 585 জন ভারতীয় বন্দীকে আটকে রাখা হয়েছিল। সেই বীর বিপ্লবীদের মধ্যে 398 জনই ছিলেন বাঙালি। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে যে দীর্ঘ সময় ধরে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিল বাঙালিরাই, সেলুলার জেলের পরিসংখ্যানেও তা স্পষ্ট। ভারতীয় দেশপ্রেমীদের স্বাধীনতার অঙ্কুরগুলোকে বিনাশ করার জন্যই মূল ভূখণ্ড থেকে অনেকটা দূরে সাগরের মাঝে দ্বীপে পাহাড় কেটে ব্রিটিশরা তৈরি করেছিল এই কারাগার। এই রকম মোট 696টি ঘর ছিল। প্রতিটি কক্ষের আকার ছিল 4.5 মিটার বাই 2.7 মিটার, আর এবং একটি জানলা প্রায় 3 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। যাতে ওরা হাত বাড়িয়ে খুলতে না পারে তার জন্য এই দরজার পাশে এরকম রাখতো, লক সিস্টেম থাকতো। এই দেখো, সেলুলার জেলে ব্রিটিশদের অমানসিক অত্যাচারে দিশেহারা হয়ে কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। অত্যাচারে মৃত্যু হলে দেহ সৎকার করা তো দূরের কথা, সমুদ্রের জলে তা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হতো। দেখো তেল বার করার, এটা এখনো রয়েছে, সরায়নি। বন্ধুরা, এখন আমরা যাচ্ছি বীর সাভারকারের সেলে। ওনার পুরো নাম বিনায়ক দামোদর সাভারকার। ভারতবর্ষের বীর যোদ্ধারা যারা ভারতকে স্বাধীন করতে জীবন বাজি রেখেছিলেন, এই সাভারকারও তাদের মধ্যে একজন। ব্রিটিশরা সাভারকারকে অন্য যে কোনো স্বাধীনতা সংগ্রামীর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক বলে মনে করত। তাই তাকে দ্বীপান্তরের এই জেলে 50 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশদের কাছে সাভারকারকে ফাঁসি দেওয়ার কোনো বৈধ কারণ ছিল না, কিন্তু তাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক মনে করেছিল বলেই অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। সাভারকার জানতেন যে তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করবেন এবং আমাদের দেশের জন্য কিছুই করতে পারবেন না। তাই তিনি নিজের এবং অন্যদের জন্য তার মুক্তির জন্য আবেদনপত্র লিখেছিলেন, কিন্তু তাতে ব্রিটিশ সরকার কোনো কর্ণপাতই করেনি। তিনি আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বন্দীদেরকে নিয়ে। পরবর্তীতে ব্রিটিশরা অন্যান্য বন্দীদের আবেদন মঞ্জুর করলেও সাভারকার এবং তার ভাইয়ের তারা মুক্তি মঞ্জুর করেননি।
দীর্ঘ 2 বছর সাভারকার এবং তার ভাই পাশাপাশি কক্ষে ছিল, কিন্তু কেউ কারোর কথা জানতে পারেননি। অবশেষে 1924 সালের 6 জানুয়ারি উনি মনটা না মুক্তি একদম পান। ভারাক্রান্ত হয়ে যায় যখন এই ফ্রিডম ফাইটারদের সব গল্প শুনি না, এই গাইডের কাছ থেকে শুনছিলাম, এত মনটা খারাপ লাগছিল, মানে সে আর বলার না। কত যে তারা অত্যাচার সহ্য করেছে দেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য, সত্যি এত খারাপ লাগছিল শুনছিলাম, আর সেই তাদের সময় ফিরে গিয়েছিলাম যেন মনে হলো। এবার সেলুলার জেল থেকে বেরিয়ে তালগাছে ঘেরা বালুকাময় সমুদ্র সৈকত করভিন বিচে আমরা যাচ্ছি। তো এটা কি বিচ ছিল? করভিন স্টোভ বিচ হলো পোর্ট ব্লেয়ার শহরের একমাত্র উন্নত সমুদ্র সৈকত। এখানে জেট স্কি এবং স্পিডবোট রাইড সহ বিভিন্ন ধরনের ওয়াটার স্পোর্টসের ব্যবস্থা করা আছে। প্যারাসেলিংও এখানে হয়। তুমি যখন বাতাসে উড়ে যাবে তখন তুমি তোমার নিচে সমুদ্রের সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাবে। এছাড়াও কার্ভিন বিচের আশেপাশের নৈসর্গিক দৃশ্য তোমার মনকে একদম ভীষণভাবে ভালো করে দেবে। এত সুন্দর চারিদিকের দৃশ্য না দেখলে সত্যি বিশ্বাস করতে পারতাম না। আর এখানে সমুদ্রের সূর্যাস্ত, সমুদ্রের নিচে সূর্যাস্ত যাওয়া একটা মানে অসাধারণ একটা দৃশ্য, সেটা আমরা এখানে উপভোগ করেছি। আর এটা হচ্ছে ফ্ল্যাগ পয়েন্ট, এখানে আমরা এসেছি। এই দেখো সূর্য অস্ত যাচ্ছে সমুদ্রে, আমরা বসে বসে চোখ ভরে দেখছি সেই দৃশ্যাবলী। এত সুন্দর লাগছিল সে আর বলার না। আমরা আবারও যাচ্ছি সেলুলার জেলে। এখন আমরা লাইট অ্যান্ড শো দেখতে যাচ্ছি। বিচ থেকে ঘুরে আসলাম, এখন যাচ্ছি আবার সেলুলার জেলে। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড খুব ভালো হয় এই শোটা। তো চলো তোমাদেরকেও নিয়ে যাই। তো সাজিয়েছে, দেখেছো কি সুন্দর করে সাজানো রাতের সেলুলার জেলেটা, কি অপূর্ব না? কি ভালো লাগছে। এই তো আমার হাতে লাগা। এই যে আমরা সব সিটে এখন বসছি। এই সিটে বসে, সিট নাম্বার দেওয়া আছে, এই সিট নাম্বারে সে চেয়ারে বসে আমরা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড দেখবো। বন্দীদের ওপর কী রকম অত্যাচার হতো তাই দেখানো হবে।
मौजूद है जुल्मों की निशानी लोगों, दरो दीवार पे लिखी है कहानी लोगों। कहां से शुरू करूं ये कहानी? जुल्म सितम की यह दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा हूं, उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहां आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी सिखाई। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग थी। कहते हैं अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया। पुराने जमाने से यह कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुष कोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉलमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा एक्डिया, एक ग्रीक गॉड एगेमेम्नॉन के नाम पर, जो भाग्य का प्रतीक है। इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धर्म प्रचारक, लुटेरे, बागी, मल्ला, किस्मत आजमाने को निकले जहाजी, हर तरह के लोग यहां आते रहे। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और यहां लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर यह कोशिश नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं ली। प्राकृतिक खूबसूरती और शांत समंदर के बीच जिंदगी की खामोश लहरें उठती और बैठ जाती। उगते सूरज के साथ पक्षी जागते और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती। कि तभी भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई
मुंह पर पड़ने वाली थी। आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदलने का फैसला किया। His Excellency गवर्नर जनरल ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा। 72 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। क्यों भाई शेर अली, तुम इस भीड़ भाड़ में कैसे? ओए, हम सुना है फिरंगी का लाट साहब इधर आता है। हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। शिवास्पदे शुभदे श्रीमहर मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती मामहं यशोयुतां वन्दे। তো বন্ধুরা, লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের শোটা শেষ হয়ে গেল। এখন আমরা হোটেলে ফিরে যাচ্ছি। আজকের মতন পর্ব এখানেই শেষ করে দেব। আমাদের এই পুরো পর্বটা কেমন লাগলো জানিও। যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো। আর প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। পরবর্তীতে আন্দামান ট্রিপের আরও অনেকগুলো এপিসোড আসছে। ততক্ষণের জন্য টাটা। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর আমার আন্দামান ট্রিপের সব এপিসোডগুলো দেখার জন্য তোমাদের প্রত্যেকের কাছে আমন্ত্রণ রইল। প্রথম এপিসোডের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে থাকবে।